Good morning, students. Welcome to again Vision classes. To subscribe, share and like my YouTube channels. मैं आपका केमिस्ट्री ट्यूटर बेटा विवेक यादव। जैसा कि बेटा हमने लास्ट पार्ट के अंदर डिस्कस किया था डी ब्रोगली इक्वेशन, जिसके अंदर हमने एक ये रिलेशन लेकर आए थे लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ये याद रखना आपको, या लैम्डा डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। ये हमने डेरिवेशन किया था। इस डेरिवेशन को हमने दो जो इक्वेशन उनसे ड्राइव किया था। एक तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, और एक आपके पास आइंस्टीन इक्वेशन E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर होती है। उससे हमने इसको सोल्व आउट किया था बेटा। अब एक पोस्टुलेट जो हम बोर थ्योरी के अंदर पढ़ रहे थे, वो पोस्टुलेट ये था, जैसे वो वहाँ तो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था बोर तो, बट इस डी ब्रोगली इक्वेशन से हमने उसको आसानी से सोल्व आउट कर लिया। जो क्या था, एम वी आर इज इक्वल टू, ये हमारे पास था एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, कि एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई। एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई। एक ये आपके पास रिलेशन को हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि भाई ये कैसे आता है। ठीक है, कि इंटीग्रल एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई। तो इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हमने दो डायग्राम बना रखे, एक सर्कल कर रखा है। देखो मैंने इसके नीचे लिख रखा वेव इन फेज बेटा, और एक वेव आउट फेज लिख रखा है। तो यहाँ ध्यान देंगे आप, जो वेव हमारे पास इन फेज है, इसका मतलब क्या है, जो ये जैसे देखो अभी हमने पीछे जो एक क्या था ना, पीछे वेवलेंथ और उसके बारे में, जैसे मान लो ऐसी वेव जैसे ऐसे चल रही है आपके पास, तो ये ऊपर को क्रस्ट बोलते हैं, इसको ट्रफ बोलते हैं। अगर ये ऐसे कंटिन्यूस में होता है, अगर ये क्या होता है कि कंटिन्यूस में, देखो ये कंटिन्यूस में जैसे ऊपर गया फिर नीचे आया, मतलब एकदम पूरी लाइन जुड़ी हुई है ना, तो उसको बोलते हैं वेव इन फेज। और जिसमें ऐसे लाइन जुड़ी नहीं, जैसे मान लो ठीक है ये तो कंटिन्यूस चल रहा है, बट यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं, यहाँ पे अनकंटिन्यूस होगा ये, इसलिए इसको बोलते हैं वेव आउट फेज। वेव आउट फेज, ये जो दोनों डायग्राम है ये बता रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव इन एन ऑर्बिट। किसी ऑर्बिट है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन वेव का रिप्रेजेंटेशन कैसे है। ये इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन वेव के केस में इन फेज में है, और ये आउट फेज के अंदर है। ऐसे अनकंटिन्यूस होता है तो उसको आउट फेज बोलते हैं, कंटिन्यूस होता है तो उसको इन फेज बोलते हैं। तो आई थिंक ये दोनों बातें आपको क्लियर हो चुकी होगी। हमारा मेन मोटिव है ये लेके आना, एम वी आर इजिकल टू एन एच अपॉन 2 पाई। अब देखो इसको कैसे लेके आते हैं। अब एक बात ध्यान रखना, अगर कोई भी वेव मोशन अगर आपका कंटिन्यूसली हो, किसी फेज के अंदर, किसी फेज में आपका वेव मोशन कैसा हो, कंटिन्यूस में हो, तो उसकी जो सरकमफ्रेंस होती है, अगर हम बात करें सरकमफ्रेंस ऑफ किसकी, जो जैसे मान लो एक सर्कल होगा ना आपके पास, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो इसी तरह मैं इसको लिखूंगा सरकमफ्रेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, सरकमफ्रेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। अब सरकमफ्रेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट मतलब इस सर्कल की क्या होगी, 2 पाई आर, क्या होगी 2 पाई आर हो जाएगी। कितना हो जाएगी 2 पाई आर। तो हमेशा किसके बराबर होती है, इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब इंटीजर ये होगा एन, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। तो हमेशा वो इसके बराबर होती है, कि अगर आपके पास जो आपके पास सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होगी 2 पाई आर, तो वो किसके बराबर होगी, अगर वेव मोशन आपका इन फेज के अंदर हो, मतलब ऐसे कंटिन्यूस फेज के अंदर हो, तो कर किसके बराबर होती है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ के बराबर होती है। इसका मतलब मेरे पास एक रिलेशन आ गया 2 पाई आर इजिकल टू एन लेमडा। एन लेमडा, लेमडा की वैल्यू अभी हमने डी ब्रोगली में देखी थी, क्या थी 2 पाई आर एन, ये क्या थी एच अपॉन एम वी, एच अपॉन एम वी होगा आपके पास। तो देखो मेरा रिलेशन आ गया। मैं क्या करूँगा इसके अंदर, एम वी को ले आऊँगा इधर, तो एम वी और आर भी यहीं पर रहेगा, एम वी आर, और 2 पाई जो था वो कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। एन तो मेरे पास था ही, एन मेरे पास ऑलरेडी था, एच अपॉन में क्या आ गया 2 पाई। यही तो रिलेशन निकाल के लेके आना था आपका, एम वी आर इजिकल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो ये जो आपके पास एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो किसके बराबर होता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इजिकल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई, एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो इस रिलेशन को प्रूव कर दिया डी ब्रोगली रिलेशनशिप ने।
जो बोर कॉन्सेप्ट में दिया गया था। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम सीखते हैं बेटा हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो आई थिंक यहाँ तक की बातें आप सभी को क्लियर आउट हो गई होगी। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब जैसे ही डी ब्रोगली रिलेशनशिप आ गया था तो ये पता लग गया भाई जो इलेक्ट्रॉन है उसका कैसा है, वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर है, ये पता लग गया था हमें। अब हेजनबर्ग जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, जो वर्नर हेजनबर्ग साइंटिस्ट था, जर्मन फिजिस्ट था, उसने ये बोला कि भी मैं स्मॉल जो पार्टिकल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा है, स्मॉल पार्टिकल है, वो ये बोला मैं इसकी एग्जैक्ट पोजीशन और जो उसकी मोमेंटम है उसको मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ। जो हमारा स्मॉल पार्टिकल है उस स्मॉल पार्टिकल की मैं एक साथ एग्जैक्ट पोजीशन और उसकी वेलोसिटी या मोमेंटम को मैं एग्जैक्ट एक्यूरेसी से फाइंड आउट करना चाहता हूँ। किसकी, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, जैसे जो स्मॉल पार्टिकल है उसकी एग्जैक्ट, जैसे एग्जैक्ट पोजीशन और उसकी मोमेंटम मतलब वेलोसिटी, ठीक है, उसको हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो उस प्रिंसिपल में फिर ये आइडेंटिफाई होगा कि भाई एक साथ जो हमारा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है उसकी या तो एक बार एग्जैक्ट पोजीशन बता सकता हूँ तो वेलोसिटी नहीं बता पाऊंगा मैं, और अगर मैं वेलोसिटी बता सकता हूँ तो मैं पोजीशन नहीं बताऊँ, मतलब दोनों में से कोई एक चीज़ को बता सकते हो आप, या तो पोजीशन या वेलोसिटी, या तो पोजीशन या वेलोसिटी एग्जैक्ट, अगर आप एक्यूरेसी से बताना चाहते हो। तो इसी तरह इसकी डेफिनेशन में आया इट इज़ इम्पॉसिबल, मतलब हम नहीं बता सकते, इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर, इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ स्मॉल पार्टिकल। स्मॉल पार्टिकल कौन आपके पास, जो आपके स्मॉल पार्टिकल है वो कौन से हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, ये बड़े माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। ये जो स्मॉल पार्टिकल है इनकी एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम को मेजर एक साथ, मतलब दोनों को एक साथ, भाई पोजीशन को भी और मोमेंटम को भी, पोजीशन को और मोमेंटम को एब्सोल्यूट एक्यूरेसी से मेजर नहीं कर सकते, एब्सोल्यूट एक्यूरेसी से मेजरमेंट नहीं कर सकते। वो था आपके पास हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसकी डेफिनेशन और भी है बट ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, डेल एक्स इंटू डेल पी, डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन एच अपॉन में 4 पाई, एच अपॉन में 4 पाई। ये आपको फॉर्मूला, जैसे आपको डी ब्रोगली के अंदर लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी याद रखना था ना, तो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के लिए ये याद रखोगे आप, डेल एक्स डेल चेंज इन पोजीशन चेंज इन मोमेंटम। ये जो डेल का नोटेशन उसको चेंज बोलते हैं, चेंज एक्स का मतलब पोजीशन होता है, पी का मतलब मोमेंटम है, तो चेंज इन पोजीशन चेंज इन मोमेंटम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, एच अपॉन 4 पाई आपके पास। ठीक है, चेंज इन पोजीशन चेंज इन मोमेंटम ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, एच अपॉन 4 पाई, ये आपको याद रखना है इसके अंदर। ये या आप ऐसे बोल सकते हो, इसकी डेफिनेशन हो सकती है तो प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी मोमेंटम किसकी, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इक्वल टू ग्रेटर देन, कांस्टेंट एंड इक्वल टू ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। मैंने देखो क्या बताया है, अगर हम इसकी एक तो डेफिनेशन ये होगी, एक डेफिनेशन ये हो सकती है द प्रोडक्ट ऑफ, किसकी प्रोडक्ट है, अनसर्टेनिटी पोजीशन। ये मैं ध्यान देंगे यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, ये जो मैंने किया है ये किसके लिए है, पोजीशन के लिए है, और ये किसके लिए है, मोमेंटम के लिए। द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी पोजीशन और मोमेंटम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है एच अपॉन 4 पाई से हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। तो दैट विल बी द आल्सो ए अल्टरनेटिव डेफिनेशन ऑफ हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इंटू में एम डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, एच अपॉन 4 पाई। वो एच है बेटा, ये ध्यान रखेंगे, ये एच है आपके पास। अब इसके अंदर ध्यान रखेंगे एम कौन है, एम कौन है, जैसे एम क्या है, मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल। उसके बाद डेल्टा एक्स कौन है, अनसर्टेनिटी पोजीशन, अनसर्टेनिटी
पोजीशन हो गया आपके पास, एच कौन आपका प्लांक्स कांस्टेंट, एच आपके पास कौन है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। और डेल्टा पी कौन है आपके पास अनसर्टेनिटी मोमेंटम, अनसर्टेनिटी मोमेंटम, ठीक है। तो ये बात ही ध्यान रखेंगे जिसके अंदर क्या क्या है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, डेफिनेशन हमारी क्लियर आउट हो चुकी है, क्या इसके अंदर फॉर्मूला यूज करते हैं, अल्टरनेटिव डेफिनेशन को भी सीख चुके हैं हम, बस इसको याद रखना आपको, ठीक है। तो दैट विल द बुलेट पॉइंट ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब दूसरा जैसे हमने देखा कि भी डेली लाइफ के अंदर अगर हम बात करें, जैसे जो डी ब्रोगली इक्वेशन का कोई डेली लाइफ में यूज़ नहीं था ना, तो इसी तरह इसका भी कोई अप्लीकेबल मतलब इसका कोई यूज़ नहीं है आपके डेली लाइफ के अंदर। ये सिर्फ अप्लीकेबल किस पे है, ये सिर्फ अप्लीकेबल है माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटे पार्टिकल पे, बड़े पे ये भी नहीं है। अगर बड़े पार्टिकल की बात करें ना, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, आई थिंक ये सब बातें क्लियर हो गई सभी को, डेफिनेशन ये जो फॉर्मूले हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। और वी ये जैसे इस पूरे को क्या बोलेंगे मोमेंटम बोलेंगे, वी किसका काम कर रही है वेलोसिटी का, ठीक है। एम मास पार्टिकल का है, एच प्लांक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको पता है 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जूल एस इनवर्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस प्रिंसिपल का कोई अप्लीकेबल नहीं है मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो अच्छा दूसरा इस प्रिंसिपल से हम इलेक्ट्रॉन डज नॉट एग्जिस्ट, अगर हम बात करें जैसे अभी आपने बोर थ्योरी में ये बता दिया भाई ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपका इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस में एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, ये भी इसी थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था कि इलेक्ट्रॉन कैसे न्यूक्लियस में एग्जिस्ट क्यों नहीं करता। ये तो बता दे भाई बोर थ्योरी ने भाई इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, बट इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं एग्जिस्ट करता इस न्यूक्लियस के अंदर, ये भी बातें आपको यही प्रिंसिपल आपका सोल्व करेगा, ठीक है। कौन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो आइए उसको भी देखते हैं कैसे नहीं करता एग्जिस्ट, वो बातें भी हम इसी के अंदर सीखते हैं। तो अब देखें बेटा, जो बातें मैंने आपको बताई है वही है, द प्रिंसिपल इज़ नॉट अप्लीकेबल फॉर मैक्रोस्कोपिक, जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है ना बड़े ऑब्जेक्ट है उनके लिए अप्लीकेबल नहीं है ये। क्यों, क्योंकि जो फोटोन ऑफ लाइट, जो लाइट ऑफ फोटोन लाइट वो इज़ अनेबल टू चेंज, चेंज क्या कर सकते हैं, इनेबल टू चेंज पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो बड़े ऑब्जेक्ट है ना, जैसे मान लो ये मान लो हमारे पास एक बड़ा ऑब्जेक्ट हो गया, तो जो हमारा फोटोन ऑफ लाइट है वो इसकी पोजीशन को और वेलोसिटी को क्या नहीं कर सकता, चेंज करने में मतलब अनेबल मतलब एबल नहीं होता, ठीक है, चेंज नहीं कर सकता। तो इसलिए इसका कोई मतलब यूज़ नहीं है इस प्रिंसिपल का डेली लाइफ के अंदर। दूसरा इस प्रिंसिपल से हम क्या नहीं क्योंकि देखो हम यहाँ पे ये इस टाइप के प्रिंसिपल सिर्फ और सिर्फ अप्लीकेबल किसके लिए थे, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के, मतलब जो छोटे पार्टिकल है उनके लिए यूज़ करें, बड़े जो हमारे ऑब्जेक्ट है उनके लिए नहीं कर सकते हम इसका कोई यूज़, क्योंकि बड़ा जो ऑब्जेक्ट है उसकी तो हम पोजिशन है क्या है उसकी वेलोसिटी किस वेलोसिटी थे उसको आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं। बट हमारी बात किसके लिए हो रही थी, क्योंकि बड़ा ऑब्जेक्ट है, मान लो बड़ा ऑब्जेक्ट उसकी पोजीशन को और वेलोसिटी को हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, बट यहाँ पे मेन मोटिव किसका था, स्मॉल पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी का एग्जैक्ट मानना दोनों को एक साथ, क्योंकि बड़े ऑब्जेक्ट की तो हम आसानी बता सकते, जैसे मान लो कोई बस आपके पास इस पोजीशन से आप इस पोजीशन पे गई आपके पास, तो आप आसानी बता दो भाई इस पोजीशन पे ये इसकी पोजीशन थी और यहाँ से यहाँ जाने की ये इसकी वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद देखो ये यहाँ पे एक बात थी कि भाई इस प्रिंसिपल का जो है आल्सो एक्सप्लेन वाई इलेक्ट्रॉन डज नॉट एग्जिस्ट इन एटॉमिक न्यूक्लियस, क्योंकि एटॉमिक न्यूक्लियस जैसे ये एटॉमिक न्यूक्लियस है इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, ठीक है। ये आप देखोगे इसी के अंदर। तो देखो जो हमने फॉर्मूला आपको करवाया था अभी उसकी का यूज करेंगे, डेल्टा एक्स इंटू में एम डेल्टा वी, जो किसके बराबर था, ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब देखो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, यहाँ से हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं आपके पास इसका डेल्टा एक्स का मान, ठीक है। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा एच अपॉन 4 पाई एम इंटू में डेल्टा वी, एम इंटू में डेल्टा वी की वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे ना, जो डेल्टा वी लिखो यहाँ पे डेल्टा वी आ जाएगा और डेल्टा एक्स यहाँ आ जाएगा आपके पास, क्योंकि हम तो वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है।
तो डेल्टा वी एच अपॉन 4 पाई m इंटू में डेल्टा एक्स। देखो अब h का मान कितना है 6.6 10 की पावर -34 kg m स्क्वेयर एस इनवर्स, किलोग्राम में लिखते हैं तो ये मान आएगा आपके पास। ठीक है, उसके बाद 4 इंटू में पाई का मान 3.14 इंटू में m जो आपके पास क्या है मास, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 10 की पावर -31 kg। देखो ये kg में है इसलिए हमने ऊपर की वैल्यू को kg में लिया है। उसके बाद क्या है पोजीशन, पोजीशन जो हमारे पास क्या है उसकी वैल्यू हमने लिखा 10 की पावर -15 मीटर। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू हमने इसके अंदर है। और दूसरा ध्यान रखेंगे जो हमने अनसर्टेनिटी पोजीशन जो ली है 10 की पावर -15 वो कैन नॉट मोर देन डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के डायमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि वो कितना होता है आपके पास न्यूक्लियस का जो डायमीटर है वो कितना होता है 10 की पावर -15, तो उससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, इसलिए जो आपके पास डेल्टा जो एक्स है चेंज इन पोजीशन है उसकी वैल्यू हमने कितनी लिया 10 की पावर -15 ली है। अब इस टर्म को सोल्व करना आपको, इस पूरी टर्म को, ये पूरी जो टर्म है इस पूरी टर्म को सोल्व करना आपको। ठीक है, तो इस पूरी टर्म को सोल्व करोगे तो आपके पास एक वैल्यू आएगी, वो आएगी 5.79 10 की पावर 10 ms इनवर्स, वेलोसिटी की वैल्यू आएगी। अब लाइट वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है 10 की पावर 8 मीटर पर इनवर्स, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट तो ये है बेटा, बट आपके पास जो अभी जो आपके पास ये वैल्यू आई वो तो ये है, तो इसका मतलब ये तो क्या होगी, इसका मतलब जो वेलोसिटी जो यहाँ पे आपके पास फाइंड आउट करके ले आया हो अनसर्टेनिटी वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी वेलोसिटी वो तो बहुत, इसका मतलब 20 टाइम ज़्यादा होगी इससे। तो इलेक्ट्रॉन कैसे एडजस्ट करेगा न्यूक्लियस में, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट ये है और ये वैल्यू तो ये आई है, तो इसका मतलब ये लाइट तो इससे 20 गुना ज़्यादा हो गया आपके पास। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि आपके जो ये न्यूक्लियस है और ये आपका इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस, कि जो ये वैल्यू हम फाइंड आउट करके लेकर आए हैं ये वैल्यू तो आपकी जो निकल के आई है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी ज़्यादा है, वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम में एग्जिस्ट नहीं कर सकता आपका। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगा आई थिंक, कि ये जो वैल्यू आई है हमारे पास अनसर्टेनिटी वेलोसिटी की वैल्यू 5.79 10 की पावर 10 मीटर एस इनवर्स, ये वैल्यू जो है आपके पास वो ज़्यादा है किससे, वेलोसिटी ऑफ लाइट से, वेलोसिटी ऑफ लाइट से। तो हम बोल सकते हैं कि जो आपके पास है इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इसलिए इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जो पोर्शन होता है वहाँ पे होता है आपके पास, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन है वहाँ पे आपका क्या होता है ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब देखो बेटा एक दो न्यूमेरिकल हमारे पास है, एक न्यूमेरिकल दिया है इफ़ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है और बोर फर्स्ट ऑर्बिट वो मेरे पास ही है। ठीक है, कैलकुलेट करना आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, इसका मतलब आपको लैम्डा कैलकुलेट करना है, एच का मान तो फिक्स होता है आपके पास, वही वैल्यू यूज करेंगे 6.6 10 की पावर -34 kg मीटर स्क्वेयर एस इनवर्स, मीटर स्क्वेयर एस इनवर्स अपॉन में। अब देखो एम का मतलब क्या है, एम का मतलब क्या है मास, एम का मतलब क्या है आपके पास है मास, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है वो भी वैल्यू गिवन मिलेगी आपको 9.1 10 की पावर, वैसे याद कर लो इसको -31 kg। और बेटा वी का मान इसने दे रखा है, ये दे रखा है 219 10 की पावर 6 ms इनवर्स। तो आप इसको सोल्व करोगे वेवलेंथ का मान आ जाएगा। देखो एस इनवर्स से एस इनवर्स कैंसिल आउट, kg से kg कट गया, m से एक m कट गया, तो आपके पास जो आंसर आएगा उसके पीछे एक ही m आएगा स्मॉल m। ठीक है, क्योंकि वेवलेंथ किस में होती है मीटर में, तो इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास आपका आंसर हो जाएगा 3.324 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 मीटर, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 3.324 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। वेवलेंथ आपको फाइंड आउट करनी थी, एच का मान आपके पास गिवन होता है कांस्टेंट, एम का मान मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था ये, और ये आपके पास कौन है आपकी वेलोसिटी है। दूसरा क्वेश्चन देखें, कैलकुलेट द मास ऑफ फोटोन उस वेवलेंथ, अब की बार वेवलेंथ का मतलब लैम्डा का मान दे रखा है 3.6 एंगस्ट्रॉन,
इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में। तो आ जाएगा 3.6 10⁻10 है मीटर के अंदर। एक एंगस्ट्रॉन किसके बराबर होता है, 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10⁻10 है मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो बस आपको अब कैलकुलेट करना है, क्या फॉर्मूला था, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। एम का मान निकालना अब आपको, एम इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा वी, एच अपॉन लैम्डा वी। तो देखो यहाँ पे पुट करो, एच का मान वही 6.6 10⁻34 kg एम स्क्र एस इनवर्स अपॉन में देखो लैम्डा का मान कितना है, ये रहा 3.6 10⁻10 मीटर इंटू में वी का मान, वी का वेलोसिटी ऑफ लाइट, ध्यान रखेंगे ये कुछ मान आप याद रखना है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इलेक्ट्रॉन की कितनी होती है, 3.0 10⁻8 3.0 10⁸ एम एस इनवर्स। एस इनवर्स से एस इनवर्स कट गया, एम से दो, ये दोनों एम कट गए, केजी बच जाएगा। तो आंसर आप सोल्व करोगे, क्योंकि आपको मास निकालना, और मास किस में आएगा, किलोग्राम में। तो वह आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, आपके पास कितना आ जाएगा, 6.14 10⁻33 kg, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे। इसमें 3 वैल्यू गिवन मिलेगी, एक आपको फाइंड आउट करना है। 3 वैल्यू आपको गिवन मिलती है, एक वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल है, इस आई थिंक इनको आप आसानी से कर भी सकते हो। ये सारे ऐसे मिलेंगे आपको क्वेश्चन इस टाइप के। ठीक है, अब एक ये न्यूमेरिकल देखें, एक गोल्फ बॉल आपके पास है, गोल्फ बॉल हैज़ मास, जिसका मास दिया गया है 40 ग्राम, जिसकी स्पीड दी गई है 45 मीटर पर सेकेंड। अब कहता है इस स्पीड कैन बी मेजर, अगर उसकी स्पीड को मेजर करना हो विद एक्यूरेसी, कितनी एक्यूरेसी से, 2%, कितनी देर रखी है, 2%। तो आपको कैलकुलेट करना है अनसर्टेनिटी पोजीशन, तो सबसे पहले तो आपके माइंड में आना चाहिए इसका फॉर्मूला बेटा, क्या था, डेल्टा एक्स इंटू में एम डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो सबसे पहले आपके माइंड में ये आना चाहिए। अब इसने आपसे पूछा क्या है, अनसर्टेनिटी पोजीशन, तो मतलब डेल्टा एक्स का मान, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम डेल्टा वी। अगर ये सारी वैल्यू हम पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अनसर्टेनिटी पोजीशन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो 4 पाई का मान हमें पता होता है, एम का मान भी मेरे पास गिवन है, वी का मान, और वी का मान भी है, बट उसने दिया है अभी जो स्पीड जो है वो 45 मीटर पर सेकंड है, और उसकी जो आपको एक्यूरेसी मेजरमेंट कितनी करनी है, 2%। तो इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे कि डेल्टा एक्स इजिकल टू ना डेल्टा वी इजिकल टू 45 दे रखे ना, 2% का मतलब 2/100 अगर यहाँ पे मेरे पास 20% बोलता नहीं है तो 20/100 कर देता, 20/100 कर देता। अगर मेरे से बोलता है व्यू एक्यूरेसी 80% से है तो 80/100 कर देता। ठीक है, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, यह देगा 0.9 MS इनवर्स। ठीक है, अब बस पुट करनी है आपको, वैल्यू करो पुट, एच का मान वही कांस्टेंट होता है 6.6 10⁻34 kg एम स्क्र एस इनवर्स अपॉन में 4 इंटू में पाई का मान 3.14, एम का मान इसने ग्राम में है, एम का मान कितना दे रखा 40 ग्राम, बट मैं किस में कन्वर्ट कर लूँगा इसको, केजी के अंदर, किस में कन्वर्ट कर लेंगे इसको, किलोग्राम में, क्योंकि ऊपर वैल्यू केजी में बेटा इसलिए कन्वर्ट किया हमने। तो ये होगा 0.04 kg इंटू में वी का मान कितना है 0.9 MS इनवर्स दिखाई दे रहा है, MS इनवर्स। ठीक है, तो बेटा समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें। तो ये सारा आ गया आपके पास, केजी से देखो बेटा केजी कैंसिल हो गया, और देखो एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा, एस से इनवर्स कट गया आपके पास। ठीक है, तो अब इस पूरी वैल्यू को आप सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.47 10⁻33 और स्मॉल एम, ये आपके पास आंसर हो गया आपके पास 1.47 मल्टीप्लाई 10⁻33 M मीटर। ठीक है, तो ये आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन हम करते हैं
एजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आप इसमें कुछ भी पूछ सकता था, मान लो किसी क्वेश्चन में आपसे डेल्टा वी का मान पूछ सकता है तो वी का पूछे तो ये दोनों टर्म नीचे चली जाएंगी आपके पास। ठीक है, तो प्लीज़ इसको जो हमने करवाया इसको अपने कॉपी में राइट डाउन करें और इसको एक बार समझ में नहीं आता तो 2 बार देखें, 3 बार देखें, वीडियो आपके पास होती है चैनल पे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। आपका अपना चैनल है विजन क्लासेस। थैंक यू।